रेस्ट और मोशन में, रेस्ट में आपने क्या देखा, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जब चेंज नहीं होता है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहा जाता है। रेस्ट की कहानी वहीं पे समाप्त हो गई। वो स्टैटिक मैकेनिक्स उसे कहा गया। स्टैटिक मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का दो पार्ट रहता है ना। मैकेनिक्स साइंस का, ये फिजिक्स का ऐसा पार्ट है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं, वो मैकेनिक्स कहलाता है। मोशन के बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद मोशन का भी दो पार्ट आया, एक स्टैटिक आया और दूसरा डायनेमिक्स कहलाता है। स्टैटिक हुआ जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, वो स्टैटिक मैकेनिक्स कहा गया। और जो डायनेमिक्स कहलाया, डायनेमिक्स का दो पार्ट हो जाता है, एक काइनेमेटिक्स होता है और दूसरा डायनेमिक्स होता है। काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि विदाउट फोर्स मोशन को पढ़ना होता है काइनेमेटिक्स में, जबकि ये मैकेनिक्स का ही पार्ट है। काइनेमेटिक्स किसका पार्ट है? मैकेनिक्स का पार्ट। इसमें काइनेमेटिक्स में विदाउट फोर्स मोशन को पढ़ा जाता है। कहीं भी फोर्स की चर्चा नहीं सुनिएगा आप काइनेमेटिक्स चैप्टर में। काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कहीं भी आप फोर्स का ये फोर्स अप्लाई नहीं होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। लेकिन डायनेमिक्स जो आता है उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से आपको पढ़ना होता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, इस टाइप से आपके सामने चैप्टर सवाल। लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से पहले जो आप पॉइंट पढ़ रहे हैं उसमें कहीं भी फोर्स की चर्चा नहीं सुनिएगा, फोर्स कहीं भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। विदाउट फोर्स मोशन को पढ़ा जाता है। विदाउट फोर्स मोशन की स्टडी जिस पार्ट में किया जाता है उस पार्ट को कहा जाता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में और डायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है ये समझ जाइए, ध्यान रखिए कि विदाउट फोर्स स्टडी जब हम मोशन के बारे में करते हैं तो वो काइनेमेटिक्स कहलाता है, और विथ फोर्स होता है वो आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहलाता है, ये डायनेमिक्स कहलाता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब आप पढ़िएगा तो वहां पे सिर्फ फोर्स का डिस्कशन आएगा, उसके बाद फ्रिक्शन में भी फोर्स का, सर्कुलर मोशन से फोर्स की चर्चा वहां से सुनेंगे हम लोग, लेकिन अभी नहीं है, ठीक ना। तो अभी ध्यान दीजिए क्या पढ़ रहे हैं। हमने बताया मोशन का पैरामीटर्स, मोशन का 5 पैरामीटर्स होता है ना। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड, क्या इसमें क्या लगता है, इसमें से कौन हो सकता है? इन सब में शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ एक ही होगा या एक से ज्यादा भी हो सकता है? एक ही होगा ना, यूनिक होगा, वो यूनिक होगा, उसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता है। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ एक ही होगा, उससे शॉर्टेस्ट कौन है, कोई नहीं हो सकता है। सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ कौन है? यही ना है, देखिए तो यही है ना, ये शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट नाम दिया गया। इसको कहा गया कि ये डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन ये सब क्या है? ये सब डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये सब डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। देखिए वेक्टर का सिंबल नहीं दिया हुआ है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है, यूनिक होता है। और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं? शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड कहा जा रहा है, पाथ नहीं कह रहा हूं मैं, है ना। पाथ ट्रेवल्ड, आपने जहां तक ट्रेवल किया है वहीं तक ना, वहीं के लेंथ को आप यूज करेंगे। जहां तक आपने ट्रेवल किया, फॉलो किया पाथ को, वहीं तक ना आएगा ये। जहां तक पाथ को फॉलो किया वहीं तक के शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड को डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। अब चलो एक और बात ध्यान दीजिए, यहां तो फाइनल पोजीशन की बात हो रही है। फाइनल पोजीशन तो में तो डायरेक्शन होता है, कोई ना कोई डायरेक्शन फिक्स हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट में कहा गया कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। रियली आप लोगों को भी दिख रहा होगा यहां सब ऐसा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनल पोजीशन फिक्स है इसका। डिस्टेंस ट्रेवल, अभी आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड को कहा गया, इसमें डायरेक्शन होता है। ये डिस्प्लेसमेंट जब डायरेक्शन है तो पॉजिटिव भी होगा
और निगेटिव भी होगा और फिर जीरो भी होगा डिस्प्लेसमेंट। कब होगा ये? अगर कोई पार्टिकल फाइनल पोजीशन की ओर मूव डिस्प्लेस हो रहा है, फाइनल पोजीशन की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, वो फाइनल पोजीशन की ओर, तो वो उसका होगा, यस, 1 सेकेंड, ठीक। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे क्या है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल को कहते हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल को कहते हैं। अगर कोई पार्टिकल का इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसी को डिस्प्लेसमेंट आप कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट में कहा गया पॉजिटिव कब होगा? ये कोई भी पार्टिकल फाइनल पोजीशन की ओर डिस्प्लेस कर रहा हो तो उसे हम कहेंगे, या फाइनल पोजीशन के ही स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल की ओर ही रहे तो पॉजिटिव माना जाएगा। या फाइनल पोजीशन जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव करना शुरू करता है, मूव करने लगता है, तो उसको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। जरा सा सोचिएगा, यहां सोचने वाली बात है। इसी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हम लोग आगे की ओर वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं और एक्सीलरेशन पढ़ने वाले हैं। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, देखिए डिस्प्लेसमेंट से समझ में आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट से कोई दिक्कत नहीं होता है, यहां से आ जाता है समझ में। देखिए डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा ना शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड को, तो इसमें क्या नया चीज है? कुछ परेशान होने की बात नहीं है। शॉर्टेस्ट लेंथ एक ही होता है, एक ही होता है, तो इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट इसका क्या होगा? मीटर। मीटर में मापिएगा लेंथ है ना, ये शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बोल रहे हैं आप, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल या शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, पाथ के शॉर्टेस्ट लेंथ को कहा जाता है, जितना आपने ट्रेवल किया उसको कहा जाता है, पाथ फॉलोड को भी कहा जाएगा। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो होने की जो बात है इसको जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर इस पोजीशन, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और इसका फाइनल पोजीशन इधर की ओर है, फाइनल पोजीशन इधर है। ये पार्टिकल इधर की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, देखिए इधर की ओर जा रहा है तो इधर पॉजिटिव होगा। अगर इधर से आ भी रहा है तो भी पॉजिटिव है, देखा है ना। लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड को डिस्टेंस कवर्ड कहा जाएगा। फिर नया जो थर्ड जो एक नया सिचुएशन क्रिएट हुआ है वो किसमें क्या नया आ गया है? शॉर्टेस्ट आ गया। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल टू इनफाइनाइट हो सकता है, ये तो अनंत हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, अनंत हो सकता है, कोई अंत नहीं हो इसका। क्यों नहीं ज्वाइन पा रहा है? ठीक, या सोचिए, सोचना पड़ेगा। ये हिस्ट्री जैसा हमको लिखवा नहीं देना है, सोचिए आप भी इसको, फिर इसका यूज करना है क्वेश्चन में, कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा बाद में, याद रखिएगा इस बात को। मैंने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव निगेटिव तो आ रहे हैं, लेकिन हमने क्या देखा? डिस्टेंस, पहला पैरामीटर क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। उसको हमने कैसे डिफाइन किया है? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल से। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, जितने पाथ को ट्रेवल किया गया उसके लेंथ को कहा जाता है, उसी के लेंथ को कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस को वर्ड कहते हैं, डिस्टेंस को। फिर तो डिस्प्लेसमेंट, ये नया सिचुएशन कैसे क्रिएट हो रहा है इसके अंदर? नया सिचुएशन, एक यूनिक सिचुएशन आ गया ना, यूनिक। डिस्टेंस ट्रेवल तो इनफाइनाइट हो सकता है, ये सारा पाथ है, सब डिस्टेंस ट्रेवल, ये सब डिस्टेंस ट्रेवल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन है? डिस्प्लेसमेंट इसी में से कोई होगा। उसके क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रॉपर्टीज है उसका, क्या प्रॉपर्टीज है डिस्प्लेसमेंट का? शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड।
डिस्टेंस कवर्ड में हमने क्या कहा, लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड। जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे आप भी माइंड में सेट कीजिए। डिस्टेंस ट्रेवल में और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक ही वर्ड का शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड का शॉर्टेस्ट लेंथ। तो देखिए शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड कितना है, इसमें एक ही है ना, वो यूनिक होता है, यूनिक, उसके जैसा दूसरा नहीं होता। तो फिर ये शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड को कहा गया, किसको हम डिस्टेंस ट्रेवल कैसे कहेंगे, ये तो नया सिचुएशन क्रिएट हो गया, इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। और शॉर्टेस्ट लेंथ है स्टार्टिंग से फाइनल पोजीशन के तरफ, तो फाइनल पोजीशन तो किसी न किसी डायरेक्शन में होगा, उसमें तो डायरेक्शन आ जाएगा। तो कहा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। कब पॉजिटिव होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन की ओर डिस्प्लेस हो रहा हो, फाइनल पोजीशन की ओर जा रहा हो या उधर से आ भी रहा हो। स्टार्टिंग पोजीशन से, यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन कौन है इसका, वो है, वो देखिए यहां से जब ये फाइनल पोजीशन की तरफ जा रहा है या उधर से आ भी रहा है, ये तो राइट साइड में ही है ना, फाइनल पोजीशन के साइड में ही है। स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल के साइड में अगर वो रहता है, हम राइट और लेफ्ट की बात नहीं कर रहा, हम ये बताना चाहते हैं आपको कि अगर वो फाइनल की साइड में है, फाइनल पोजीशन इसका ये है, इस लाइन के इस साइड वो कहीं भी है, वो जा रहा है या आ रहा है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो। और जैसे ही वो, क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि फाइनल पोजीशन के डायरेक्शन में है, वो फाइनल पोजीशन के डायरेक्शन में है, इसलिए पॉजिटिव है। नेगेटिव कब होता है, जब डायरेक्शन के अपोजिट होते हैं तब ना। फाइनल पोजीशन के जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, यस देखिए ठीक, लेकिन क्या है, ये पॉजिटिव कब होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होता है, ये देखना है। कोई भी ऑब्जेक्ट किधर मूव करता हो, फाइनल पोजीशन के साइड में हो, फाइनल पोजीशन की साइड में वो जा रहा हो या उधर से आता भी हो, किसी भी पॉइंट पे हो, वो पॉजिटिव होगा। यस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसे मेजर किस में करते हैं, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर, ठीक है। और फिर इसको हम क्या होता है कि इसमें ऐसा यूनिट इसका मीटर हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, इस डायमेंशन इज एल, एल इसका डायमेंशन को कैलकुलेट करके निकलता है, ये इसका डायमेंशन होता है, लेंथ होता है, ओनली लेंथ होता है इसमें, ठीक। अब हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो यूनिक होता है, यूनिक है ना, ये यूनिक होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज unique between initial and final position, यूनिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच इसके जैसा दूसरा कोई लाइन नहीं मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट 2 या 3 टाइप नहीं देखेगा, इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, एक ही टाइप का होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, ठीक ना, एक यूनिक होता है।
ठीक है। इसके बीच में फिर क्या होता है कि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इज पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड जीरो ऐसो, या पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा। ये मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट इस O पॉइंट से, जो क्या है इसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन से जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है इधर की ओर, यहाँ पे क्या है इसका फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। ठीक, जब वो फाइनल पोजीशन की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब फाइनल पोजीशन की ओर डिस्प्लेस होता है तो क्या होता है, तब इधर की ओर ये पॉजिटिव माना जाता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। और जब ये इधर से आ भी रहा होता है तो भी ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जरा ध्यान रखिएगा, ये सोचना होगा, इस पे मैं डिस्कस करूंगा, कंफ्यूजन इसी में आने लगता है स्टूडेंट को। ये पॉजिटिव कब हो, जब ये अपने फाइनल पोजीशन की ओर जा रहा होगा या फाइनल पोजीशन के साइड में होगा, चाहे वो उधर की ओर मूव कर रहा हो, अवे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन हो या टुवर्ड्स इनिशियल पोजीशन, बट दैट शुड बी इनसाइड ऑफ फाइनल पोजीशन ना, फाइनल पोजीशन के साइड में होना चाहिए। फाइनल पोजीशन के साइड में अगर होता है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, हमेशा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होगा, जैसे आपका यहाँ पे नेगेटिव कब होगा, तो ये फाइनल पोजीशन, इसको डिस्प्लेस होना चाहिए, जाना है इसको इधर, और वो जा रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डिस्प्लेस हो रहा है। देखिए जब जो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, इधर की ओर जा रहा है, देखिए तो यहाँ तो निगेटिव हो जाएगा ना, फिर ये इधर से आ भी रहा है तो भी निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इधर निगेटिव डिस्प्लेसमेंट और इस साइड में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पे आने पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। एक और बात ध्यान रखना है, अप और डाउन के केस में क्या होगा, अप और डाउन के केस में क्या होगा, तो यही बातें होगी, यही काम करना है वहां भी। वहां पर भी क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करना है ऊपर की ओर, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। देखिए यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, देखिए ऊपर जा रहा है, यहाँ तक, यहाँ पे क्या है इसका फाइनल पोजीशन है, फाइनल है, और यहाँ से जब ये रिटर्न आ रहा है ना, तो भी क्या है, ये जाते समय भी इसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, आते समय भी ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से डाउन डिस्प्लेस होगा, यहाँ से जब नीचे जाएगा ये इधर, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब फिर ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ तक ये नेगेटिव होगा, और जब ये इससे ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा उसके ऊपर। समझ रहे हैं ना, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो देखिए कैसे होता है, ग्राफ में आप इसको कैसे दिखाइएगा। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ग्राफ दिया गया डिस्प्लेसमेंट का, तो ऐसे ग्राफ अगर आता है तो ये देखिए ऊपर वाला क्या है, यहाँ पे फाइनल पोजीशन है, ये इसका फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, और ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, ये पॉजिटिव होगा, अभी भी ये पॉजिटिव ही है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से नीचे की ओर जाएगा, ऐसे टर्न होगा, तो इसका निगेटिव, यहाँ पे क्या है, ये इसका निगेटिव साइड हो जाएगा,
फाइनल तो इसका इधर है तो ये निगेटिव होगा ना, इधर भी निगेटिव डिस्प्लेसमेंट और इधर भी निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ गए? तो यही बातें होती है, डिस्प्लेसमेंट इधर पॉजिटिव फिर इधर नेगेटिव हो जाए। इसका मतलब क्या कि कोई भी बॉल को अगर हमने ऊपर की ओर थ्रो कराया, इमेजिन कीजिए एग्जांपल से, जब हमने बॉल को ऊपर थ्रो कराया तो बॉल ऊपर की ओर जा रहा है तो भी पॉजिटिव डिस्प्लेस कर रहा है, वो वहां से आ रहा है। मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग पे खड़े होकर, किसी बिल्डिंग के छत पे खड़े होकर कोई स्टूडेंट, कोई बॉय बॉल को थ्रो करता है ऊपर की ओर, ये जरा सा डिस्कशन की बात। यहाँ पे जरा सा एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर कोई टावर है, ऐसा कोई टावर, इस टावर से यहाँ से किसी बॉल को थ्रो किया गया, यहाँ से जब थ्रो किया यहाँ तक गया, ये फाइनल तक गया है, बट इनिशियल कहाँ पे है? यहाँ ना है, इनिशियल पोजीशन इसका यहाँ पे। ये बॉल ऊपर गया और फिर वहां से आ भी रहा नीचे, तो यहाँ तक सब पॉजिटिव है, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, लेकिन इससे नीचे जब जाएगा तब क्या होगा? यहाँ तक पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। जब ये रिटर्न भी होगा तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाएगा। टावर के ऊपर से बॉल को थ्रो करे या बिल्डिंग के ऊपर से थ्रो करता है, तो जहां भी वो खड़ा है वो उसका इनिशियल पोजीशन है, उससे नीचे अगर जाने लगा, बॉल को तो थ्रो किया ऊपर, फाइनल पोजीशन तो ऊपर की ओर है और उससे वो नीचे मूव कर रहा है, तो नीचे तो निगेटिव हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जाना है आपको जिस डायरेक्शन में, उधर नहीं जाकर उसके अपोजिट आप मूव करने लग गए तो निगेटिव हो रहे हैं ना, तो वही निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। पॉजिटिव निगेटिव डिस्प्लेसमेंट ये आपको हमेशा रहेगा आपके साथ, इसलिए यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे अगर कहीं पे इक्वेशन में आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रख देंगे, वैल्यू डिफरेंट आ जाएगा, कभी आंसर नहीं आएगा। तो जहाँ नेगेटिव होना चाहिए वहां नेगेटिव, जहाँ पॉजिटिव देना है। बाई ग्राफ भी आपने देख लिया, और इस टाइप से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई किसी को डाउट हो इसमें पूछिएगा मुझसे अभी। डिस्प्लेसमेंट मोशन का कौन सा पैरामीटर है? थर्ड पैरामीटर्स। फर्स्ट क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड था, सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल के बाद सेकंड स्पीड, और थर्ड डिस्प्लेसमेंट आया। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा कि पहले तो आपने डिस्टेंस कवर्ड को क्या देखा था, क्या पढ़ा आपने कि क्या कहा गया? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड को कहा गया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कोरिलेट कीजिए, कोरिलेट करके पढ़िए, देखिए कैसे मोशन के पैरामीटर्स कैसे कोरिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है ये। जैसे आपका मोशन में पहला डिस्टेंस ट्रेवल आया तो उसको हमने कैसे डिफाइन किया? ओनली वन लाइन से हमने डिफाइन किया, हमने क्या? ये लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड, लेंथ से डिफाइन कर रहे हैं आप इसे, तो लेंथ की सारी प्रॉपर्टीज इसके लिए एप्लीकेबल है ना? डिस्टेंस कवर्ड के लिए लेंथ की सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है लेंथ के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? डिस्टेंस ट्रेवल। आपने देखा था ना कि पोजीशन दिखाया था, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप दिखाए थे। सबसे पहला इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो यहां पे या टाइम और एस के बीच, टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल के बीच ग्राफ ड्रॉ किया आपने, यहां पर इसका पोजीशन ड्रॉ किया था। ये इसका इनिशियल पोजीशन हुआ, इनिशियल जहां से स्टार्ट करता है कोई पार्टिकल मूव करना पोजीशन को शो करना, हम जानते ही हैं, पढ़े हुए हैं। यहां से जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो इसका फाइनल पोजीशन होगा। यहां पे ये इसका फाइनल पोजीशन है, इसे जाना सी तक है बट वो बी तक ही मूव किया है, ए से बी तक। तो यहां पे हमने क्या देखा कि लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड है। इस लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड को क्या कहते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहते हैं, है ना? लेंथ निगेटिव नहीं होता है इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल भी निगेटिव नहीं होगा।
लेंथ में डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल में भी डायरेक्शन नहीं होगा। डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज नहीं करता है, क्योंकि लेंथ डिक्रीज नहीं करता है ना। इसे पढ़ चुके हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड सेकंड टॉपिक क्या क्रिएट हुआ, क्या सेकंड सिचुएशन क्रिएट हुआ, ये जरा सोचिए। सेकंड सिचुएशन क्रिएट हुआ कि यूनिट टाइम में जैसे यहां से जब इसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो टाइम के अनुसार तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा होगा ना, टाइम के अनुसार पोजीशन चेंज हो रहा होगा। चेंजिंग का भी रूल होता है कोई। अब यूनिट टाइम में मेजर किया गया चेंजिंग को, 1 सेकेंड में जितना ये लेंथ ऑफ पाथ को फॉलो करेगा उसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड कहा जाएगा। रेट ऑफ चेंज कह रहा हूं मैं। यूनिट लेंथ में, यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस को कवर करेगा यूनिट टाइम में, उसको रेट ऑफ चेंज कहा जाएगा। तो इसको मतलब चेंज हो रहा है इसका पोजीशन, तो उसको मेजर तो करना होगा। तो वही रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड को एक नया नाम दिया गया, स्पीड कहा गया। रेट ऑफ चेंज एक नया वर्ड आया, बस। सेकंड सिचुएशन क्रिएट हुआ। थर्ड सिचुएशन क्या क्रिएट हो रहा है, सेकंड में भी डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल की ही बातें हो रही है। थर्ड में डायरेक्शन आ जाता है। थर्ड की जो बात, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल आपने देखा, सारी बातें आपने देख लिया कि लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड है, लेंथ में डायरेक्शन नहीं होता है, लेंथ डिक्रीज नहीं करता है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है ना, ये हमेशा इंक्रीज ही करता है। तो लेंथ में ऐसा हो, लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड भी ऐसे होता है। डिस्टेंस ट्रेवल की सारी प्रॉपर्टीज आप जानते हैं। अब बात है डिस्प्लेसमेंट की। थर्ड पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट सिचुएशन, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया। तो थर्ड सिचुएशन जो क्रिएट हुआ वो क्या आया, देखिए क्या कहा गया कि दो पोजीशन के बीच इनिशियल पोजीशन, जो देखिए इनिशियल पोजीशन है और यहां पे फाइनल पोजीशन है। देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच तो बहुत सारा लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड हो सकता है ना, बहुत सारा लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट पाथ से जा सकता है वो, लेकिन इसके बीच एक यूनिक लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड है। ये सारा लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड है, सारे लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल ही है, लेकिन इसमें एक यूनिक सिचुएशन क्या क्रिएट हो रहा है, यूनिक यही है कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल कितना हो सकता है इसके बीच। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल तो एक ही हो सकता है ना। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, यहां पे बैठ जाओ, सुनो ध्यान से, सोने से नहीं हो, आवाज को सुनने के लिए बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। देखिए क्या है, ये जो है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, ये सिचुएशन कैसे आया, इसी पाथ से तो वैसे कर रहा हूं, अचानक से थोड़ी आपके सामने आ रहा है। देखिए शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, इतने पाथ में से कोई एक शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल कितना है, 2-4 है क्या, एक ही ना है। इस शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल को कहा गया कि ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये फिक्स है, ये यूनिक पॉइंट है, इसको एक नया नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल कहा गया। इसमें डायरेक्शन भी होता है। ये शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल किसके बीच है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का है ना। फाइनल पोजीशन तो किसी न किसी डायरेक्शन में होता है। फाइनल पोजीशन जब आपको पता नहीं है तब तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। जब फाइनल पोजीशन गिवन होगा तभी ना आप उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कैसे कैलकुलेट होगा, जब ये अभी यस ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, सभी लोगों को आ जाएगा समझ में, जरा सा ध्यान दीजिए। देखिए साक्षी, अभी आप ध्यान दीजिए, यहां स्टार्टिंग है इस पॉइंट का, थर्ड पॉइंट मोशन का पैरामीटर्स मैं बता रहा हूं। मोशन का पैरामीटर समझाया जा रहा है ना। मोशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन शो करना जानते हैं। 5 मिनट में पुराने लोगों का 5 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लूंगा, जरा सा रुक जाइए। देखिए क्या है,
कि ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन शो करना हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसे शो करते हैं, वेक्टर आर से ना। वेक्टर आर से, वेक्टर में आप पढ़ चुके हैं। वेक्टर आर से कि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन शो किया जा रहा है, पोजीशन शो कर रहे हैं। इसका पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। जब पोजीशन चेंज होता है किसी ऑब्जेक्ट का तो कहा जाता है, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। ये सिचुएशन का एक स्पेशल नाम दिया गया, ये मोशन में है। लेकिन मोशन मीन्स क्या होता है? चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन का चेंजिंग होता है वो। अगर वो पोजीशन चेंज नहीं होता है तो उस सिचुएशन को क्या मोशन कहेंगे? नहीं, उसको रेस्ट कहा जाएगा। तो सिचुएशन के अनुसार नाम को रखा गया। आप सिचुएशन पे ही ध्यान दीजिए, सिचुएशन कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे कोरिलेट करते चलिए सिचुएशन से। अचानक से आपके सामने अगर कोई पॉइंट आता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे डाउट हो रहा है। अचानक से नहीं आता है कोई पॉइंट, सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो क्या कह रहा हूं मैं आज हम लोग कर रहे हैं मोशन। मोशन में क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता रहता है टाइम के अनुसार। इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए t1 टाइम में इसका पोजीशन यहाँ पे है, t2 टाइम में इसका पोजीशन यहाँ पे हुआ। क्या देखिए यहाँ पे पोजीशन डिफरेंट है कि नहीं? देखिए सबका लेंथ डिफरेंट हो रहा है, सारे का पोजीशन चेंज हो रहा है। जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता रहता है तो हम कहते हैं कि ये मोशन में है। तो मोशन का पैरामीटर्स कितना होता है? मोशन से इफेक्टेड पॉइंट कौन कौन सा है ये देखेंगे पहले। तो सबसे पहला पॉइंट होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस कवर्ड नहीं, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये तो सेम मैटर है। डिस्टेंस नहीं होता है। मोशन जहां तक हुआ वहीं तक के पैरामीटर्स को यूज करेंगे ना। मोशन, मान लीजिए कोई पर्सन, कोई मैन, कोई आदमी यहाँ ए से चल करके बी पे पहुंच गया है, उसे जाना है सी पॉइंट पे, लेकिन वो पहुंचा कहां तक है? बी तक। तो मोशन कहां तक हुआ? बी तक ही हुआ ना। तो वहां तक को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहेंगे, डिस्टेंस कवर्ड कहेंगे। डिस्टेंस नहीं ना कह सकते, डिस्टेंस तो होगा पूरे लेंथ ऑफ पाथ को, सी तक के लेंथ को कहा जाएगा डिस्टेंस। लेकिन मोशन जहां तक हुआ है, जहां तक पर्सन, कोई पार्टिकल डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, लेंथ ऑफ पाथ को ट्रेवल किया है कोई पार्टिकल, वहां तक को डिस्टेंस ट्रेवल कहा जाता है। ठीक ना, समझ गए? डिस्टेंस ट्रेवल किसको कहते हैं? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड को। यहां से जो लेंथ, पाथ का लेंथ है नहीं, पाथ की लंबाई है ये, इस लेंथ ऑफ पाथ जितना वो कवर किया है, जितना वो चला है, वहीं तक ना वो मोशन का पैरामीटर्स कहलाएगा। तो पहला पैरामीटर्स होगा डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस नहीं होगा। सेकंड पॉइंट आता है क्या इसमें कि ये डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है यहां से यहां तक, क्या वो अचानक से चेंजिंग उसका हुआ पोजीशन? पोजीशन चेंज होने का क्या रूल है? चेंज इन पोजीशन का रूल ये होता है कि रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। यूनिट टाइम में जितना वो डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, एक सेकंड में जितना डिस्टेंस आगे वो बढ़ेगा, वो उसका रेट ऑफ चेंज कहलाएगा। मान लीजिए एक सेकंड में 5 मीटर मूव किया, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 5 मीटर पर सेकंड, है ना। फिर अगले सेकंड में भी 2 सेकंड में 10 मीटर गया, तीसरे सेकंड में 15 मीटर गया। तो ऐसे जो मूव कर रहा है उसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज कहते हैं। उस रेट ऑफ चेंज को कहा गया स्पीड। ठीक, डिस्प्लेसमेंट को एक लाइन में डिफाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट it is defined as shortest length of path followed देखिए यही एक लाइन में डिफाइन करेंगे इसको, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ फॉलो, यही एक लाइन का डेफिनेशन होगा। ये लिख करके इसे नोट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका पोजीशन दिखा दिया आपने, पोजीशन के बाद हम यहाँ पर पोजीशन लिख देंगे, फिर यहाँ से ऐसे
लिख लीजिए, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ये फॉर्मूला वहां पे हेल्प करेगा। वेक्टर में तो पढ़े ही हैं। साक्षी, इसमें ये जो अभी मैं समझाया हूँ डिस्प्लेसमेंट, ये समझ में आया ना? देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड आपने देखा, इसे कैलकुलेट कैसे करना था। करने के लिए अभी हम पोजीशन भी आप देख लिए, x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये पोजीशन दिया गया। तो पोजीशन को वेक्टर में आप कैसे लिखते हैं? आई जे के लिख देते हैं, डायरेक्शन शो करना पड़ता है। आई जे के फॉर्म में हम बोलेंगे कि आप फिर डिस्प्लेसमेंट में क्या कहता है कि किसी ट्रायंगल का दो साइड सेम ऑर्डर में है, थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में होगा और वो सेम ऑर्डर वाले के सम के बराबर होगा। तो आरबी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर एस प्लस वेक्टर आर ए होगा। एस इज इक्वल टू आरबी माइनस आर ए होगा। और आरबी कितना है? आरबी तो यहाँ पे आया हुआ है, तो x2 वाले में से x1 को घटाएंगे, फिर y2 में से y1 घटाएंगे, z2 में से z1 घटाएंगे। अब बात है कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग करे गए हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, इस टाइप से निकल जाता है। तो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझने के बाद हमने जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होगा तो इसके सिवा दूसरा कोई रूल अप्लाई नहीं करते हैं। अब ये तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट है ये। नोट कर लीजिए, नोट हो जाने पे बोल दीजिएगा। देखिए सभी लोग लिखने के बाद में अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो सेकेंड है और इसमें क्या कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट कैसे? मान लीजिए यहां से कोई पार्टिकल मूव किया और ये फाइनल पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन पे पहुंचा है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे गया। ये इनिशियल से फाइनल पे गया है, डिस्टेंस पार्ट पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पर तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब ये पार्टिकल यहाँ पे फाइनल पे पहुंचने के बाद फिर वो रिटर्न भी आ रहा है, रिटर्न कुछ आ करके फिर वो आगे बढ़ता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो उसका इंक्रीज करता जा रहा है। वो पार्टिकल यहाँ पे अगर फिक्स है, वहीं पे रुका हुआ है, तो इसके बीच का ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर होगा। लेकिन जब वो पार्टिकल रिटर्न हो रहा है, रिटर्न होने पे क्या हुआ, उसका लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल तो इंक्रीज कर रहा है ना। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड की बात कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ पाथ नहीं कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ पाथ तो इसके बीच जो है वही है, इसके बीच जो लेंथ ऑफ पाथ है वही है। ये अगर 5 मीटर तो 5 मीटर ही है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ही कहेंगे आप। लेकिन वो पार्टिकल 5 मीटर यहाँ पे आया और फिर वो 3 मीटर रिटर्न हो गया। जब वो 3 मीटर रिटर्न होता है तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका 5 मीटर ही कहना होगा, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना कहिएगा? 8 मीटर। 5 मीटर गया और 3 मीटर रिटर्न आ गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल तो हमेशा इंक्रीज करता है ना, वो डिक्रीज तो करता नहीं है, वो नेगेटिव भी नहीं होता है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, क्या बात है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है। क्या इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल जो कहना है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है ना, उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट लेस इक्वल
डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट लेस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये लिखा गया है, ठीक। लैंग्वेज में लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट may be equal and less than distance traveled, less than distance traveled, ठीक। but never more than distance traveled, डिस्टेंस ट्रेवल से ज्यादा नहीं हो सकता है कभी भी। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये देखिए क्या होता है। थर्ड में हमने यही देखा कि डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। अब जैसा थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट में आप तो जानते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस ट्रेवल स्केलर क्वांटिटी होता है। ये तो सिंपल सी बात है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी while distance traveled is scalar quantity, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर में क्या कहना है, जरा ध्यान दीजिए। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या कहता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर कोई पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल 0 हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो, तो जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस ट्रेवल भी 0 ही होगा, है ना। कोई पार्टिकल किसी एक इनिशियल पोजीशन से, स्टार्टिंग पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है, सभी जगह से घूमने के बाद यहां से, मान लीजिए यहां से कोई पार्टिकल स्टार्ट करता है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, यहां से ऐसे घूमते हुए वो फिर से यहीं पे पहुंच जाता है, तो फाइनल भी इसका यही हुआ ना, फाइनल पोजीशन भी तो यहीं पे हुआ। तो यहां पे ऐसे सिचुएशन में आपने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। क्या डिस्टेंस ट्रेवल भी 0 होगा, बट डिस्टेंस ट्रेवल इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ न कुछ डिस्टेंस ट्रेवल तो होगा, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल तो होगा उसमें। अगर कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस ट्रेवल 0 ही होगा, 0 नहीं भी हो सकता। कोई पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन से चलना स्टार्ट ही नहीं किया, तो वैसे समय में 0 हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। जब वो पार्टिकल मूव करने लगा, तब तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल 0 नहीं होगा, कभी नहीं। देखिए इसको भी लिखेंगे, इफ डिस्प्लेसमेंट is 0, then it is not required that distance traveled is
देख रहे हैं ना, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी 0 होगा। अभी आपके सामने है ये एग्जांपल, ठीक ना। डिस्टेंस तो जैसा ऐसे भी नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, अभी हम लोगों ने लिखा ना कि कंपैरिजन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो उसका 6 नंबर पॉइंट क्या होगा। अगर हम ऐसा करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो सर्टेनली 0 होगा। अगर डिस्टेंस ट्रेवल 0 होगा तब तो ग्रांटेड 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। कोई पार्टिकल जब डिस्प्लेस ही नहीं हुआ तो डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट होगा कहां से। तो इस बात को लिख लेते हैं। मान लीजिए इनिशियल पोजीशन इसका यही है, इनिशियल, और यहां से कोई पार्टिकल डिस्प्लेस ही नहीं हुआ है, तब तो यहां पर इसका अगर डिस्टेंस ट्रेवल 0 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सर्टेनली 0 होगा। इस दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। वो फिगर जरा याद रखिएगा, दो पोजीशन के बीच, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की बात कर रहे हैं। इसके बीच ये तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर है, देखिए इसमें डिस्टेंस ट्रेवल बराबर है डिस्टेंस का, लेकिन इसमें ये सब नहीं है ना। इसमें तो ये सब तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, ये सारा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही लाइन में होता है, यही है। तो डिस्प्लेसमेंट की जो बात है यहां कहा जा रहा है कि अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट सर्टेनली 0 हो जाएगा। देखिए इसको लिखेंगे, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड is 0, then displacement is certainly 0, निश्चित ही 0 होगा ये, ठीक। ये आप समझ गए हैं 6। अब नेक्स्ट होगा क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद 7 नंबर पॉइंट क्या है इसका। 7 नंबर पॉइंट में कहना है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसका सेम होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफरेंट ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में डिफरेंट हो सकता है या होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होता है। कैसे होता है आइए मैं फिगर में दिखाऊंगा, फिगर से मैं आज इसको प्रूव करूंगा। पहले देखिए क्या है यहां। इफ मैं पहले लैंग्वेज क्या लिख रहा हूं उस पर जरा ध्यान दीजिए। इफ पोजीशन ऑफ, अरे एक मिनट, position of an object may be different with respect to different observer. डिफरेंट ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डिफरेंट ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होता है। इस पे एक एग्जांपल जरा देखिए। कोई ट्रेन है, उस ट्रेन में बहुत सारे बोगी है, उस बोगी से कोई बाहर के एक बर्ड आकाश में जो उड़ रही है उसको देख रहा है। नंबर 1 बोगी, नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे है। सारी बोगी से पैसेंजर जो है वो बर्ड को देख रहा है। बर्ड का पोजीशन सारे बोगी के रिस्पेक्ट में डिफरेंट होगा, पोजीशन तो डिफरेंट होगा, लेकिन वो बर्ड जिस पोजीशन पे है वहां से अगर वो 5 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है, कहीं पे 5 मीटर कहीं पे चला जाता है,
तो सारे पैसेंजर को वो 5 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट उसको दिखेगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दिखेगा या कम दिखेगा। सबको पता चलेगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ही है। तो यही कहना है कि डिफरेंट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफरेंट होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होता है। अभी बाई डायग्राम मैं शो करूंगा, नोट करना। तो डिफरेंट ऑब्जर्वर है ना, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा हूं मैं, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी डिफरेंट विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जर्वर वाइल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जबकि देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट is always object with respect to observers with respect to different observers is always सेम, हमेशा सेम होता है। आइए बाय फिगर देखेंगे हम लोग, बाय फिगर इसको समझो। बाय फिगर में क्या होगा जानते हैं, इस लैंग्वेज को जो मैंने लिखा है उसे मैं दिखाऊंगा। मान लीजिए एक ऐसा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम है, यहां पे एक ऑब्जर्वर है, इसके रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहां पे है, ये पोजीशन पे है कोई ऑब्जेक्ट ए पे, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन ये है ना, ये मान लीजिए पी है, पी, तो पी के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या है, ए का पोजीशन है ना पी के रिस्पेक्ट में। इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर आर ए पी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का पोजीशन, ए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जर्वर है ना। एक जो किसी का, जब किसी का पोजीशन स्टडी किया जाता है वही ना ऑब्जेक्ट कहलाता है। किसका पोजीशन यहां स्टडी हो रहा है, ए का। यहां पे मान लीजिए कोई बर्ड है, ये पोजीशन पे कौन है, कोई बर्ड है, कोई चिड़िया है ना। ऐसे कोई बर्ड उड़ रही है, नहीं बुक जैसा बन गया, ठीक। तो यहां पे कोई बर्ड है मान लीजिए, और ये बर्ड ऐसे, इस बर्ड का देखिए यहां पे इसका पोजीशन दिखाया गया, किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में। पी क्या है, पी क्या है, ऑब्जर्वर है, यही ना उसका पोजीशन ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑब्जर्व कर रहा है, और एक यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, कौन है, ये क्यू है। क्यू भी इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑब्जर्व कर रहा है, क्यू भी देखिए है ना। तो इस पे क्यू का वो देखिए ये क्या लिखेगा इस पोजीशन को, वेक्टर आर ए क्यू। ए का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, क्यू के रिस्पेक्ट में। क्यू क्या है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर क्यू के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन शो किया गया। बताइए दोनों के रिस्पेक्ट में, पी और क्यू के रिस्पेक्ट में, इस ए का पोजीशन डिफरेंट है या सेम है, डिफरेंट है ना, क्योंकि लेंथ डिफरेंट है, पोजीशन तो डिफरेंट शो हो रहा है यहां देखिए। अब ये पार्टिकल, ये बर्ड ए से चलकर, ए से उड़कर, और ये बी पे चली जा रही है, यहां पे बी पे पहुंच गई वो, है ना। ये बर्ड जो है ये बी पे पहुंची हुई है, तो डिस्प्लेस तो ये कहां तक हुआ, ये डिस्प्लेस हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन इसका पोजीशन हमें शो करना है, बी का पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, इस पी के रेस्पेक्ट में। तो पी के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे ही ना, ऐसे दिखाएंगे। इसको क्या लिखिएगा, इस पोजीशन का नाम क्या लिखिएगा,
वेक्टर आर बी पी, मतलब बी का पोजीशन पी के रेस्पेक्ट में। पी क्या है? ऑब्जर्वर है, और ए ऑब्जेक्ट है। जिसका पोजीशन स्टडी करते हैं वही ऑब्जेक्ट होता है, और जो स्टडी करता है, करने वाला कौन है? यहाँ पे पी है, वही ना इसके पोजीशन को स्टडी कर रहा है, तो वो ऑब्जर्वर है। अब फिर क्यू के रेस्पेक्ट में देखते हैं। क्यू के रेस्पेक्ट में तो इसका पोजीशन यही होगा, वेक्टर आर बी क्यू होगा। देख रहे ना, यहां पे आप क्या देखे? क्या दोनों के लिए ये पोजीशन डिफरेंट है ना? आर बी क्यू आर बी पी के डिफरेंट है कि नहीं? सेम तो नहीं है। तो कोई भी पोजीशन बताइए कि किसी के सेम है, नहीं है पोजीशन, ना तो वेक्टर आर ए पी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर आर बी क्यू, है ना? वेक्टर आर बी पी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर आर ए क्यू, है ना? कोई पोजीशन किसी के बराबर नहीं है, सारे का पोजीशन का लेंथ डिफरेंट है। भले ही आपको दिख रहा होगा कि सर ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, वो डिफरेंट है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा, आप लोग फिगर बनाइएगा तो इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, तो ऐसा होता है। लेकिन एक बात, इसके सारे के लिए डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है या सेम है, ये हमें पता करना होगा। कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। कौन सा ट्रायंगल यूज कीजिएगा? ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी। ए पी बी में बताइए कौन सा दो साइड सेम ऑर्डर में है? दो साइड इसमें सेम ऑर्डर में कौन सा है? ये पी ए, क्योंकि पी ए का हेड और ए बी के टेल से ज्वाइंट है ना। किस ट्रायंगल में बात करना है आपको? ट्रायंगल पी ए बी में बात करना है। ये लास्ट पॉइंट है, अब मैं इसके बाद छुट्टी दे दूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। लास्ट पॉइंट है, 2 मिनट की बात है बस। तो यहां से पी से ए है, ये पोजीशन है, और ये दोनों सेम ऑर्डर में है। अपोजिट ऑर्डर में कौन है? ये है ना अपोजिट ऑर्डर। ट्रायंगल ऑफ एडिशन आप पढ़े हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसमें जो अपोजिट ऑर्डर वाला है उसके बराबर होगा। अपोजिट ऑर्डर में क्या लिखिएगा? पी बी वेक्टर इज इक्वल टू पी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। हमें तो ए बी वेक्टर निकालना है, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा पी बी वेक्टर माइनस पी ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर है कितना? वेक्टर एस है। वेक्टर एस इज इक्वल टू पी बी वेक्टर कितना है? पी बी, यहां पे पी बी है, तो वेक्टर आर बी पी माइनस वेक्टर आर ए पी होगा। ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना? अब क्या होगा? तो इस ट्रायंगल में यूज कीजिए। कौन सा ट्रायंगल? ओ क्यू बी ए में, क्यू बी ए, इन ट्रायंगल क्यू बी ए। क्यू बी ए में जरा देखिए तो कौन सा दो साइड सेम ऑर्डर में है? ये साइड क्यू ए और ए बी सेम ऑर्डर में है ना। क्यू ए का हेड कि ए बी के टेल से ज्वाइंट है कि नहीं? ज्वाइंट है, तो वो हो जाएगा क्या? इसमें ये अपोजिट ऑर्डर में है। अपोजिट ऑर्डर में हम इसे कैसे लिखेंगे? वेक्टर आर बी क्यू इज इक्वल टू सेम ऑर्डर वाले के सम के बराबर होगा। वेक्टर आर ए क्यू प्लस वेक्टर एस होगा। तो वेक्टर एस इज इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर आर बी क्यू माइनस वेक्टर आर ए क्यू के इसके बराबर होगा। तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए बराबर है ना। जब भी दोनों का डिफरेंस आप निकालिएगा तो देखिए सेम है, सेम डिस्टेंस, सारे ऑब्जर्वर को सेम डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। इसका सबको दिखेगा कि वेक्टर एस डिस्प्लेसमेंट ही हुआ है। लेकिन क्या यहां पे जरा देखिए तो पोजीशन का लेंथ सेम है क्या? नहीं है, ठीक। तो जरा इसे देख लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे। फिर कल के पॉइंट, कल की क्लास में भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट में ही रहेंगे। अभी 2 से 3 क्लास रह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में।